प्राचीन ग्रीक इतिहास में भारत की कल्पना काफी जिज्ञासापूर्ण, मिश्रित और विकसित होती रही थी। ग्रीक लेखकों ने भारत को एक रहस्यमयी, समृद्ध और आश्चर्यजनक देश के रूप में देखा, जिसका भौगोलिक और सांस्कृतिक बोध धीरे धीरे विकसित हुआ था। प्राचीन यूनानी इतिहास में भारत को एक सुदूर और रहस्यमयी भूमि के रूप में देखा जाता था, जो फारस के पूर्व और हिमालय के दक्षिण में स्थित था। यूनानियों ने इसे इंडोस या इंडिका नाम दिया था, जो सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ था। हेरोडोटस जैसे इतिहासकार, जिन्होंने इंडिया शब्द का उल्लेख किया है, पश्चिमी दुनिया को भारत और उसकी संस्कृति से परिचित कराने में महत्वपूर्ण थे। सिकंदर महान की विजय के बाद यूनानी विचारों और संस्कृति का हिंद यवन राज्य के रूप में भारत में प्रसार हुआ और हिंद यवन इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने कला, वास्तुकला और सिक्कों में यूनानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण किया। संपर्क और कल्पना के स्रोत। ग्रीक और भारतीयों का संपर्क मूलतः फारसी साम्राज्य के माध्यम से हुआ, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडस नदी तक फैला हुआ था। इस कारण ग्रीक लेखक एक भारत की कल्पना करने लगे थे, जिसके बारे में उन्होंने ज्यादातर फारसी माध्यम और यात्रियों की कथाओं के आधार पर लिखा। हेरोडोटस, हेकेटायस, क्टेसियास आदि ग्रीक लेखकों ने भारत का वर्णन किया। उनकी भारत कल्पना में कई बार अतिशयोक्ति युक्त चमत्कारिक कथाएं, जैसे सोने की चींटियां, एक आंख वाले लोग, बेहद लंबी उम्र वाले भारतीय इत्यादि शामिल हो गईं। भारत के बारे में प्रमुख ग्रीक कल्पनाएं। ग्रीकों की दृष्टि में भारत एक बहुत बड़ा, समृद्ध और विविधतापूर्ण देश था। भारत को इंडस नदी के आसपास की भूमि से धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप के रूप में समझा गया। ग्रीक लेखकों के अनुसार भारत भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का चरम किनारा था, जहां कई तरह की प्राकृतिक और मानव संबंधी अद्भुत बातें होती थीं। ग्रीक लेखकों ने भारत की शासन प्रणालियों, वहां की विविध प्रजातियों और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं का भी उल्लेख किया, हालांकि ये विवरण आंशिक रूप से सही होते थे। ऐतिहासिक संपर्क और प्रभाव। 327 ईसा पूर्व सिकंदर के भारत अभियान के बाद दोनों सभ्यताओं के बीच सीधा संपर्क मजबूत हुआ। इसके बाद गांधार और उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला, खासकर स्थापत्य कला और मूर्तिकला में। ग्रीक भारतीय राजवंश जैसे कि मेनांडर, मिलिंद ने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। उनके काल में दर्शन, राज्य व्यवस्था और संस्कृति का द्विपक्षीय आदान प्रदान हुआ। ग्रीक यात्रियों जैसे मेगस्थनीज के यात्रा वृत्तांत भारत के समाज, धार्मिक जीवन और शासन प्रणाली को पश्चिम में पहली बार संगठित रूप से प्रस्तुत करते हैं। ग्रीक मिथकीय और सांस्कृतिक दृष्टि। कई ग्रीक मिथकों में भारत को देवताओं, दिव्य शक्तियों और चमत्कारी जीवों की भूमि माना गया। भारत में डायोनिसस, शिव और हेराक्लीज, कृष्ण से जोद्धकर देवी देवताओं का भी उल्लेख किया गया। यूनानी साहित्य और नक्शों में भारत कल्पना का, ज्ञान की खोज और अज्ञात धरती के आकर्षण का प्रतीक बन गया। इस प्रकार प्राचीन ग्रीक इतिहास में भारत की कल्पना रहस्यमयी, समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से अद्भुत भूमि के रूप में थी। भारत कल्पना ग्रीक आनुवांशिक गौरव, मिथकीय दृष्टि, व्यापारिक आकांक्षाओं और वास्तविक भूगोल की मिश्रित उपज थी, जिसमें ग्रीक यात्रा वृत्तांत, लोक मान्यताएं और मिथकीय तत्व शामिल थे। प्राचीन यूनानियों की सहनशक्ति और जिज्ञासा ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के रहस्यों में डूबने के लिए मजबूर किया। उनके लिए भारत केवल एक काल्पनिक स्थान था, एक धुंधला सपना जिसे वे कभी देख नहीं पाए। संभवतः उन्होंने चीन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। अरस्तु, जिन्हें सब कुछ जानने वाला व्यक्ति कहा जाता है, ने अनुमान लगाया था कि हिंदू कुश पर्वत की चोटी से पृथ्वी का अंत देखा जा सकता है। यह एक समय था जब ज्ञान की खोज में लोग भूगोल की सीमाओं को पार करने के लिए तत्पर थे। 327 ईसा पूर्व में जैसे ही सिकंदर महान ने भारतीय धरती पर कदम रखा, भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अगले वर्ष सिकंदर की शक्तिशाली सेना ने खड़ी पहाड़ी दर्रों से नीचे उतरकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया और पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी, जिसे यूनानियों ने हाइडस्पेस के नाम से जाना, के तट पर वीर राजा पोरस की सेना को पराजित किया। सिकंदर और पोरस के बीच एक ऐतिहासिक संवाद हुआ था, जैसा कि भारत में व्यापक रूप से माना जाता है, और जिसे सिकंदर और सिकंदर ए आजम जैसी लोकप्रिय फिल्मों ने लोकप्रिय बनाया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि वह कैसा व्यवहार चाहता है,
तो पोरस ने प्रसिद्ध उत्तर दिया, जैसा एक राजा को शोभा देता है। साहसी रक्षक के नेक आचरण से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे उसका राज्य वापस कर दिया। हालांकि भारत यूनानी संबंध सिकंदर के भारत पहुंचने से 2 शताब्दी पहले का है और उसके जाने के बाद भी 2 शताब्दियों तक जीवित रहा। सिकंदर की सेना ने भारतीय सीमाओं को चुनौती दी, जो सदियों से दरक रहे साम्राज्य के प्रतीक रहे थे। हालांकि उसकी कहानी का अंत भले ही हो गया, लेकिन उसकी छवियां और विजय की गूंज ने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। उसके संपूर्ण विजय अभियान ने पश्चिम और पूर्व को एक साथ लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भले ही महज एक क्षण था, लेकिन उसने भारतीय उपमहाद्वीप और यूनान के बीच सांस्कृतिक संबंधों की एक नई धारा खोली। फारस, भारत यूनानी संबंध का मिलन स्थल। फारसी साम्राज्य का गठन उस काल का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें यूनानियों और भारतीयों को पहली बार एक समान मंच पर लाया गया। यूनानियों और भारतीयों के बीच सबसे पहला सीधा संपर्क फारसी साम्राज्य में हुआ, जिसकी स्थापना 550 ईसा पूर्व में अचमेनिद राजवंश के साइरस महान ने की थी। एजियन सागर के तट से लेकर हिमालय तक फैला यह दुनिया का पहला सच्चा साम्राज्य था, जिसने विविध और दूर दराज के समुदायों और रियासतों को एक छत्र के नीचे समाहित कर लिया था। धारा और भेदभाव से मुक्त फारसी साम्राज्य एक ऐसे महानगरीय केंद्र की तरह विकसित हुआ, जिसने विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं को समाहित किया। डेरियस ने सेना को मजबूत किया और परसेपोलिस, दक्षिणी ईरान में आधुनिक शिराज के पास, उनकी शानदार राजधानी, और बेबीलोन, इराक में बगदाद के दक्षिण में, पसरगादे, परसेपोलिस के पास, और सूसा, दक्षिण पश्चिमी ईरान में आधुनिक शुश के पास जैसे अन्य शहरों में शानदार निर्माण परियोजनाओं को प्रायोजित किया। विजित राज्यों के शासक बिना चूके परसेपोलिस, जिसे सभी राष्ट्रों का महल भी कहा जाता है, की वार्षिक यात्रा करते थे और फारसी सम्राट को दी जाने वाली उपाधि शहंशाह के लिए महंगे उपहार और श्रद्धांजलि लेकर आते थे। साम्राज्य एक महानगरीय केंद्र बन गया, जिसने यूनान से भारत आने वाले शिल्पकारों, इंजीनियरों, नाविकों और प्रशासकों को आकर्षित किया।